गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे इससे प्रीवियस आपको फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल में हम लोग T&D ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आपको जो भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड वीडियो है और PDF है आपको ऐप में प्रोवाइड करा दिया जा चुका है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद जस्ट एक स्टेप आगे हमारा जो पेपर का नाम है वह है स्विच गियर प्रोटेक्शंस। इसका पूरा नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शंस, हाफ नेम क्या है SWP। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भरपूर क्वेश्चंस देता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भरपूर क्वेश्चन देता है। कौन क्वेश्चंस कहाँ से आता है, जब हम लोग इसको डीलिंग करते जाएंगे तो जो जो ऑब्जेक्टिव आ चुका है या जो ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग उसको वहाँ पर पॉइंट मार्क करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं रवि कुमार आपको डील करूँगा स्विच गियर प्रोटेक्शंस, जो कि इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए हम लोग थर्ड सेम में, देखिए एक स्टेप बाय स्टेप से पेपर का डिजाइनिंग किया गया है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल SVT बिहार। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिकल का हम लोगों ने थर्ड सेम ब्रांच में हम लोग PG देखे थे। PG मतलब पावर जनरेशन, वेरियस प्रोसेस देखा गया था आपके द्वारा, कन्वेंशनल मेथड और नॉन कन्वेंशनल मेथड, बोथ मेथड। लेकिन बोथ मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को केवल जनरेट करना सीखे थे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम में हम लोग क्या देखे थे, T&D ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब कि जो पावर जनरेट किया जा चुका है उसको अब कैसे ट्रांसमिट करेंगे और फाइनली कैसे कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। क्लियर है। इसके बाद अब देखिए हमारा जो ब्लॉक डायग्राम था, जेनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों ब्लॉक डायग्राम था। अब यह तीनों पार्ट को डेट मीन्स ट्रांसमिशंस, उसके बाद डेट मीन्स जेनरेशंस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस या यूटिलाइजेशन। ठीक है, इस तीनों पार्ट को एक अलग अलग स्टेप में प्रोटेक्टिंग डिवाइस के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब कि जब कभी भी कोई भी फॉल्ट आए तो वह बहुत आसानी से डिटेक्ट हो और वह फॉल्ट को बहुत आसानी से या मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम टाइम में हम लोग फॉल्ट को दूर कर सकें। कह सकते हैं कि फॉल्टी पार्ट है उसको फिर से मेंटेनेंस कर फिर से हेल्दी पार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो पूरा का पूरा जो फॉल्टी सिस्टम है, फॉल्टी सिस्टम में या फॉल्ट आने के पहले कौन सा डिवाइस को लगाएंगे जिससे कि हमारा फॉल्ट आए तो हमारा डिवाइस क्या हो, सेफ हो और फॉल्ट का लोकेशंस आसानी से हमें पता चल जाए। तो यह जो पेपर स्विच गियर प्रोटेक्शंस डील करता है बहुत सारा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को, जैसे कि आपका सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया। उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शंस में कौन कौन इक्विपमेंट, कौन कौन डिवाइसेस लगता है, मोटर प्रोटेक्शंस में, लाइटनिंग अरेस्टर में, और लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, मोटर प्रोटेक्शंस हो गया, अल्टरनेटर प्रोटेक्शंस हो गया। ये सब प्रोटेक्शंस में कौन कौन डिवाइसेस लगता है और उस डिवाइस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, यह सब देखना है। तो क्लियर हो गया आपको पेपर के बारे में। यह जानना है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल देखा जाए, सपोज दैट हम लोग एक घर बनाते हैं, एक हाउस बनाते हैं, एक घर बनाएं। अब घर में इलेक्ट्रिकली कनेक्शन देना है तो इलेक्ट्रिकली कनेक्शंस के लिए हम लोग वायरिंग मिस्त्री को बुलाते हैं। वायरिंग मिस्त्री को बुलाकर सारा का सारा रूम में वायरिंग हो गया। अब सप्लाई इसको चालू करना है, सप्लाई ऑन करना है, तो जो भी बोर्ड है या मेन बॉक्स है जिसको कि हम लोग चेंज ओवर बोलते हैं, चेंज ओवर है, वहाँ पर आपको MCB दिखेगा या मेन बोर्ड में भी दो तरह का बोर्ड होता है, एक फैन वाला स्विच हो गया और एक हाई ज़्यादा रेटिंग वाला जो पावर प्लग हो गया। सबका MCB का रेटिंग अलग अलग होता है। ठीक है, मेन बोर्ड हो गया वहाँ MCB लगाते हैं, MCB लगाया गया, नहीं तो किट-कैट फ्यूज, जो कि चीनी मिट्टी का किट-कैट फ्यूज रहता है वह लगाया जाता है। तो वह सब डिवाइस लगाने से हमारा जो भी घर के अंदर कॉस्टली इक्विपमेंट, दैट मीन्स
फ़ैन हो गया, जो भी मोटर आप लोग लगाए हुए हैं, ठीक है, फ़ैन हो गया, मोटर हो गया, टीवी हो गया, या आपके फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, एसी, जितना भी इक्विपमेंट है, कॉस्टली इक्विपमेंट, उसमें प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगाया जाता है, जिससे कि जब कभी भी फॉल्ट आए तो हमारा इक्विपमेंट में किसी भी तरह का डैमेजिंग नहीं आए और आसानी से फॉल्टी पार्ट और हेल्दी पार्ट को उस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या उस प्रोटेक्टिव डिवाइस के द्वारा अलग कर दिया जाए। क्लियर है? तो आपको क्लियर होना चाहिए, पहले तो आपको पेपर के बारे में क्लियर होना चाहिए कि यह पेपर डीलिंग क्या कर रहा है, यह पेपर क्या, इस पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पावर को जनरेट नहीं करना है, इस पेपर में पावर को जनरेट नहीं करना है, इस पेपर में पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इस पेपर में पावर को ट्रांसमिट नहीं करना है। मतलब कि जो हम लोग जनरेट कर चुके हैं थर्ड सेम में, जो हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशंस कर चुके हैं फोर्थ सेम में, अब दोनों पार्ट को, डेट मीन्स जेनरेशंस एज वेल एज ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशंस, या कर सकते हो यूटिलाइजेशंस, सारे के सारे पार्ट को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्लियर है? अब देखो बच्चा, प्रोटेक्शंस का एक और बड़ा एडवांटेज क्या है। सपोज दैट कि जब हम कंज्यूमर तक कंटिन्यूअस सप्लाई देंगे, जैसा कि प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर में मैं बोल चुका हूँ, कंटिन्यूअस सप्लाई देंगे कंज्यूमर को, तब तो वहाँ का मीटर का रीडिंग आएगा। जब कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं देंगे तो मीटर का रीडिंग नहीं आएगा, तो जनरेटिंग स्टेशंस को पैसा पेमेंट कहाँ से आ पाएगा। इसलिए कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई को मेंटेन करने के लिए फॉल्टी पार्ट मतलब कि फॉल्ट आएगा उसको दूर करने के लिए हमें प्रोटेक्टिव डिवाइस की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप घर में देखो फ्यूज, घर में देखो एमसीबी, ठीक है, या जो आपके घर में समरसेबल मोटर लगा रहता है उसके स्टार्टर भी एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस ही है। स्टार्टर में भी एमसीबी लगा रहता है। क्लियर है? स्टार्टर सेम अपना एक प्रोटेक्ट भी करता है, फिर भी उसमें एमसीबी लगा रहता है। या आप स्टेबलाइजर ले लो, स्टेबलाइजर में भी फ्यूज देखते होगे, फ्यूज रहता है, ठीक है। तो बहुत सारा प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होता है जिसका कि यूज हम लोग करते हैं जनरेटिंग स्टेशंस में, ट्रांसमिशंस लाइन में और डिस्ट्रीब्यूशंस लाइन में, सभी जगह प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस का यूज किया जाता है एक स्टेप बाय स्टेप में, ठीक है। तो हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे स्विच गियर प्रोटेक्शंस। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप को इस पेपर में एकदम क्लासरूम जैसा फीलिंग आएगा, इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैं भरपूर कोशिश किया हूं कि क्लासरूम जैसा फीलिंग आए, यहाँ भी आपको एकदम क्लासरूम जैसा फीलिंग आएगा। केवल वीडियो को अच्छी तरह से देखें और वीडियो देखते समय आप पेन और कॉपी लेकर चलें, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट है जो हम लोग बोलते हैं उसको नोट आउट करते जाइए। ऐसे आपको इसमें की पॉइंट क्या क्या रहेगा, स्विच गियर प्रोटेक्शंस का की पॉइंट क्या रहेगा, आप की पॉइंट देख लो। की पॉइंट, इसमें की पॉइंट हर एक यूनिट का, जैसे ही फंडामेंटल यूनिट आपका खत्म होता है, यूनिट फर्स्ट खत्म होता है, यूनिट फर्स्ट खत्म होगा तो इसका यूनिट फर्स्ट का पीडीएफ फॉर्म में आपको पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स, आपको कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेट से डाउनलोड कर लिया गया और उसको आपको भेज दिया गया, नहीं, आपको हैंड रिटेन नोट्स, और वह नोट्स मेरे द्वारा लिखा गया है, ठीक है, हम लिखे हैं वह नोट्स, वह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस हर एक यूनिट का कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है या आपके सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। 100 ऑब्जेक्टिव वो भी पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा, और यह 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, यह 100 ऑब्जेक्टिव का वीडियो सॉल्यूशंस जिस दिन ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा उसके 2, 3 या 4 दिन बाद आपको 100 ऑब्जेक्टिव का वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। यह आपका की पॉइंट हुआ। नेक्स्ट आपका की पॉइंट क्या है, बहुत सारा क्वेश्चंस जो कि रिपीटेड वे में पूछा जाता है। रिपीटेड वे में आपको कंपटीशन, जब आप 5th सेम में आ गए तो आप वो 5th के बाद 6, उसके बाद कहाँ जाना है, कंपटीशन में जाना है। तो अभी से वो स्टेप तैयार किया जा रहा है कि बहुत सारा जो क्वेश्चंस रहता है जो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है या ऐसी संभावना है कि वैसा क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पीडीएफ में या जो बोर्ड पर आपको थ्योरी लिखा जाएगा उसमें मार्क किया जाएगा। मार्किंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क इन previous competitive examination such as
जो कि PSU हो गया, PSU पब्लिक सेक्टर या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या आपका SBTE बोर्ड के द्वारा, यह आपका की पॉइंट रहेगा। और आपको पता होना चाहिए हम जो बोलते हैं वो करते हैं, ठीक है। आपको सारा का जो भी बोला गया है फर्स्ट में वो आपको मिलेगा। जैसे कि देखिए, आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस का कंप्लीट सिलेबस आपके ऐप में प्रोवाइड है। कंप्लीट सिलेबस विथ देयर PDF एंड देयर ऑब्जेक्टिव, क्लियर है। जो पॉइंट मार्क करा है वह पॉइंट आपको यहाँ पर है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी आया था मेरे को, तो देखना जितना भी क्वेश्चंस आ रहा है ना वो आप नोट्स में देखो, नोट्स में वह क्वेश्चंस पहले से ही प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमें यह स्टडी करना है कि हमारा एक सीरियल वे में पढ़ाई होते जाए और कोई पॉइंट छूटे नहीं, क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यह हमारा की पॉइंट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से, जो हमारा पेपर का नाम है उसमें आगे बढ़ते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि यह पेपर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसका तो ओवरव्यू हम लोग देख लिए, अभी हमें केवल जानना है कि यह पेपर का सिलेबस क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले एक पॉइंट है जो बुक्स के बारे में। तो बच्चा, मैं बुक्स के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। बुक्स आपके पास JB गुप्ता, ठीक है, एडवांस अच्छा बुक्स है JB गुप्ता। हम लोग के समय तो एक ही बुक्स आता था, बल्कि सा मोटा सा बुक्स आता था, पावर सिस्टम बाय JB गुप्ता। अब वह बुक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पावर सिस्टम 1, पावर सिस्टम 2। तो आपके पास दोनों बुक्स होना चाहिए, ठीक है। JB गुप्ता, इसी से हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व भी इसी से करेंगे, ठीक है। अब आता है कि यूनिट फर्स्ट, इसमें आपको इस पेपर में ऑलमोस्ट आपका 9 यूनिट है। कितना यूनिट है? यह पेपर स्विच गियर प्रोटेक्शंस में 9 यूनिट कवर किया हुआ है, 9 यूनिट कवर किया गया है। बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, क्लियर है, बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। 9 यूनिट कवर किया गया है। 9 यूनिट का पहला यूनिट है फंडामेंटल। दैट मीन्स कि कहाँ से स्टार्टिंग करना है, ठीक है। हम लोग सारा देखेंगे, स्विच गियर क्या है, स्विच गियर का स्विच गियर ही नाम क्यों पड़ा, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी क्या है, केवल सिलेबस देखना जरूरी है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पहला है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में क्या क्या है? नेसेसिटी एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, मतलब कि क्या क्या जरूरी क्या क्या है, जरूरी कैसे है प्रोटेक्टिव सिस्टम को अप्लाई करना, एंड उसका काम क्या क्या, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल है, अभी कोई पर्सन्स एकदम हेल्दी है तो नॉर्मल है, जैसे उसको फीवर आ गया या कुछ एबनॉर्मल कंडीशन एग्जिस्ट किया शरीर बॉडी में, तो हमारा एबनॉर्मल कंडीशंस आ जाता है। तो नॉर्मल कंडीशंस मतलब कि हमारा सिस्टम एकदम हेल्दी है। एबनॉर्मल कंडीशंस डैट मीन्स मतलब कि हमारा सिस्टम में किसी तरह का फॉल्ट एग्जिस्ट किया है। टाइप्स ऑफ फॉल्ट एंड देयर कॉजेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आना यहीं से शुरू होता है। टाइप्स ऑफ फॉल्ट एंड देयर कॉजेज, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको सेमेस्टर में भी रहेगा, आगे भी रहेगा। टाइप्स ऑफ फॉल्ट मतलब कि कितने तरह का फॉल्ट होता है और उसका क्या क्या कारण है। उसके बाद है शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशंस। यहाँ से अभी आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली क्वेश्चंस देता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशंस। लेकिन यहाँ पर जो सिमेट्रिकल फॉल्ट ओनली लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हमारा 2 तरह का फॉल्ट होता है, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। लेकिन अकॉर्डिंग टू द SBTE सिलेबस हमारा क्या है, सिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में यहाँ स्टडी करना है। लेकिन हम लोग बोथ फॉल्ट का स्टडी करेंगे, सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल। उसके बाद है करंट लिमिटिंग रिएक्टर एंड देयर अरेंजमेंट। अभी तक आप लोग रिएक्टर के बारे में नाम सुना होगा। रिएक्टर के बारे में नाम क्या सुना होगा बच्चा? जब कहाँ पढ़ रहे थे आप, जनरेशंस पढ़ रहे थे, जनरेशंस में न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ रहे थे, उस समय रिएक्टर का नाम सुने होंगे। लेकिन यहाँ पर वह रिएक्टर नहीं है, अलग रिएक्टर है। जो रिएक्टर के बारे में हम लोग देखे थे वह रिएक्टर नहीं, यहाँ पर अदर रिएक्टर है। क्या होता है रिएक्टर, क्या क्या कैसे कैसे कहाँ यूज होता है, हम लोग इस यूनिट में के एंड में देखेंगे, ठीक है। तो देखो सिलेबस यहाँ पर क्या दिखा गया, सिलेबस में आपको 5 आवर लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट ये 5 आवर से काफ़ी ज़्यादा आता है। आपको 10 से 15 या 10 से 20 आवर के बीच में यह टॉपिक एंड होता है। जैसे ही यह टॉपिक एंड होगा, पूरा का पूरा टॉपिक का आपको मेरे द्वारा लिखा हुआ नोट्स आपको ऐप में मिलेगा, ठीक है। वीडियो भी आपको कहाँ जाएगा, ऐप में प्रोवाइड होगा। आप आसानी से देखो, जो भी डाउट होता है व्हाट्सएप नंबर है उसको वहाँ पर मार्क कर लिखो, मेरे द्वारा उसको
डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अब यूनिट 2 में क्या है, सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस। देखिए सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस, इंटरप्टिंग मतलब क्या होता है, बाधा उत्पन्न करना। इंटरप्टिंग मतलब क्या हो जाएगा, बाधा उत्पन्न करना। तो वैसा डिवाइस है जो करंट की राह में बाधा उत्पन्न, करंट की राह को क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है। रोकना मतलब कि ओपन सर्किट कर दे रहा है। ठीक है, तो पहला क्या है, यहाँ स्टार्ट होना चाहिए फ्यूज से। तो पहले बच्चा यहाँ आपका सिलेबस स्टार्ट किया है HRC फ्यूज से, लेकिन हम लोग पहले फ्यूज के बारे में देखेंगे कि फ्यूज क्या है, फ्यूज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्यूज कैसे कैसे काम करता है। उसके बाद HRC फ्यूज में आएंगे, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, टाइप देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसका रेटिंग क्या क्या होता है, कैसे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आइसोलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आइसोलेटर। आइसोलेटर से आपको ऑब्जेक्टिव आता है। आइसोलेटर का हल्का सा डीलिंग हम लोग सब स्टेशंस में कर चुके हैं। आइसोलेटर क्लियर है, आपको बताया भी था कि सर्किट ब्रेकर ओपन कब होता है, आइसोलेटर ओपन कब होता है, और अर्थ जो अर्थ स्विच लगा हुआ था या ग्राउंड पाथ लगा हुआ था वो ओपन कब होता है। तो ये हमारा आइसोलेटर हो जाएगा। उसके बाद आर्क फॉर्मेशन प्रोसेस, तो आर्क फॉर्मेशन प्रोसेस और मेथड ऑफ आर्क एक्सटेंशंस। आर्क फॉर्मेशन डेट मीन्स कि कभी हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो वहाँ पर चिंगारी निकलता है, तो उसी तरह के चिंगारी को क्या बोलते हैं, आर्क। आर्क फॉर्मेशन प्रोसेस एंड मेथड ऑफ आर्क एक्सटेंशंस, आर्क को बुझाने का तरीका। तो जब चिंगारी इलेक्ट्रिकल सर्किट में निकलता है तो उस पर पानी डालते हैं, पानी डालकर बुझा दो। जब कभी भी स्पार्किंग आता है तो उसको ले जाकर पानी डालकर बुझा देना। पानी डालकर बुझाते हैं नहीं, उसका अलग मेथड होता है जो कि यूज करते हैं हम लोग। MCB हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, उसमें आर्क एक्सटेंशंस मेथड यूज किया जाता है कि आर्क को कैसे बुझाया जाए। क्लियर है, तो यह हुआ हमारा यूनिट 2 का। इसके बाद है CB मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर का कंसेप्ट कैसे काम करता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है यहाँ पर, एकदम अलग तरह का कंसेप्ट आता है। बहुत इंजॉय करोगे सर्किट ब्रेकर के कंसेप्ट को। क्लासिफिकेशंस, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड स्पेसिफिकेशंस और एप्लीकेशन, इतना सारा पढ़ना है। तो इतना सारा सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ना है। पहला ST हाई टेंशंस के लिए बल्क ऑयल CB, उसके बाद हो गया MOCB मिनिमम ऑयल CB, उसके बाद हो गया सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 सर्किट ब्रेकर। इसी का नाम है SF6 सर्किट ब्रेकर। यहाँ से SF6 से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस देता है, हमें भी मिल चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस। उसके बाद है BCB का पूरा नाम है बच्चा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। क्लियर है, उसके बाद हमारा आता है लो टेंशंस के लिए एयर सर्किट ब्रेकर। तो एयर सर्किट ब्रेकर में 2 होता है, केवल एयर सर्किट ब्रेकर और एक एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को ELCB के नाम से भी जानते हैं, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ फ्यूज एंड MCB, यह आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ MCCB फॉर मोटर, मोटर के में किस तरह का MCCB मतलब मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। MCB और MCCB आर डिफरेंस। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। उसके बाद क्या क्या है, सिलेक्शन एंड रेटिंग ऑफ CB, मतलब कि किस तरह से रेटिंग दिया जाता है सर्किट ब्रेकर को और उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद थर्ड यूनिट में हमारा क्या है, प्रोटेक्टिव रिले, मतलब कि बहुत सारे रिले के बारे में स्टडी करना है, जिसको कि हम लोग थर्ड यूनिट में स्टडी करेंगे रिले। तो सर्किट ब्रेकर और रिले आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो भी यहाँ से पढ़ना है वो सब आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा है। तो यूनिट थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, प्रोटेक्टिव रिले। प्रोटेक्टिव रिले में भी बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे रिले के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 में हमारा प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। यूनिट 4 में क्या आ जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर मतलब कि अल्टरनेटर के प्रोटेक्शंस के लिए क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या एम्प्लॉय किया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। ठीक है, इसके बाद आपका आता है यूनिट 5 में आएगा प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर TRF। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर में बहुत सारा प्रोटेक्शंस मेथड एम्प्लॉय किया जाता है, सब मेथड को जानना है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में बहुत सारे प्रोटेक्शन मेथड को यूज किया जाता है, यहाँ भी सारे प्रोटेक्शन मेथड को जानना है। उसके बाद आ जाएगा बच्चा यूनिट 6 में प्रोटेक्शन ऑफ मोटर।
प्रोटेक्शन ऑफ मोटर में क्या क्या यूज करते हैं वह हमें जानना है यूनिट 6 में। यूनिट 6 में प्रोटेक्शन ऑफ मोटर, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो प्रोटेक्शंस है, जैसे कि यूनिट 4 हो गया, यूनिट 3 प्रोटेक्टिव रिले, तो बहुत सारा रिले है, सभी रिले के बारे में जानना है। यूनिट 4 हो गया प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, तो इसमें भी बहुत सारा किसी भी डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेथड नहीं होता, बहुत सारा मेथड होता है। सब मेथड उसके रेटिंग पे डिपेंड करता है, उसके रेटिंग पे कहाँ एम्प्लॉय करना है, वह सब बातों पे डिपेंड करता है। तो देखना है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन ऑफ मोटर, ठीक है। तो ये सारे में देखना है। अब नेक्स्ट आता है यूनिट 6 के बाद आपका क्या आएगा बच्चा, यूनिट 6 के बाद यूनिट 7। तो यूनिट 7 में हमें क्या देखना है, देख लेते हैं। यूनिट 7 में हमें क्या क्या देखना है, यूनिट 7 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ बस बार एंड ट्रांसमिशन लाइन। मतलब कि बस बार के बारे में हम लोग जान चुके हैं, 3rd सेमेस्टर से बस बार के बारे में डील कर रहा हूँ कि बस बार क्या है, उसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। 4th सेमेस्टर में हम लोग बस बार का टाइप भी देखे थे, बस बार में कौन कौन कंडक्टर का यूज़ होता है ये भी देखे थे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उसी बस बार और ट्रांसमिशन लाइन को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। यूनिट 7 हो गया। यूनिट 8 में हमें क्या देखना है बच्चा, न्यूट्रल अर्थिंग मतलब कि जो भी हमारा स्टार कनेक्टेड सिस्टम होता है उसके न्यूट्रल को क्या कर दिया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है। इसी तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल अर्थिंग। तो न्यूट्रल अर्थिंग में वेरियस टाइप्स है, जैसे रिएक्टेंस अर्थिंग, पीटरसन कॉइल अर्थिंग, डायरेक्ट अर्थिंग, सॉलिड अर्थिंग, इस तरह का है। तो ये हम लोग देखेंगे न्यूट्रल अर्थिंग में। उसके बाद यूनिट 9 जो लास्ट यूनिट है हमारा आ जाएगा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस। न्यूट्रल अर्थिंग आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस। तो इतना सारा यूनिट है जो कि हम लोग स्विच गियर प्रोटेक्शंस में देखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको क्लासरूम वाला फीलिंग वीडियो में भी आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इतना सारा यूनिट देखना है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पहले भी बोलता हूँ, आपको एक फ्रेश कॉपी ले लेना है, स्पाइरल टाइप का कॉपी ले लेना है, स्पाइरल। और यह जो पेपर है, पेपर में आपको फिगर बहुत सारा है, ठीक है। हो सके तो एक पिक्चर का, जैसे कि एक सर्किट ब्रेकर का या एक रिले का 2-3 फिगर बनाया जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छा तरह से इसको फिगर के द्वारा समझना है। तो स्पाइरल एक कॉपी ले लेना, पेन ले लेना, ठीक है। और आपके पास जो बुक्स होगा JB गुप्ता का वॉल्यूम, तो उसमें इनफ है। बाकी सारा आपको लक्ष्य कोचिंग के द्वारा, लक्ष्य क्लासेस के द्वारा सारा आपको PDF के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव का वीडियो सॉल्यूशंस या जो भी क्वेश्चंस हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा उसका भी सॉल्यूशंस आपको वीडियो सॉल्यूशंस दे दिया जाएगा। क्लियर है? तो एंजॉय करिए स्विच गियर प्रोटेक्शंस, ठीक है, रवि कुमार के द्वारा पढ़िए इलेक्ट्रिकल 5th सेम। पहले तो सभी को वेलकम भी है इलेक्ट्रिकल 5th सेम में जाने का, ठीक है। आसानी से पढ़िए, इंजॉय लेकर पढ़िए, कोई भी पेपर को इंजॉय लेकर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इतना सारा पढ़ना है। अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे और पेपर का बेसिक डीलिंग क्या क्या होता है, इसका डिफिनेशंस क्या है, क्यों इसका यूज करते हैं, पेपर का बेसिक डीलिंग भी हम लोग करेंगे। और अगले वीडियो में आपको सिलेबस कैन बी स्टार्टेड। क्लियर है? थैंक यू।